नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री तारिक अनवर जी। 16 जनवरी 1951 को पटना में जन्मे तारिक अनवर जी बिहार के कटिहार संसदीय सीट से 4 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद तारिक अनवर जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी और भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री तक बने। बावजूद इसके इनको कांग्रेस की राजनीति रास नहीं आई और इन्होंने शरद पवार के साथ कांग्रेस से अलग हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना डाली। आज हम तारिक अनवर जी से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। तारिक जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। थैंक यू। आपका परिवार स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से भी जुड़ा रहा है जी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताइए। हमारे दादा ग्रैंडफादर वो फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके वो जब लौटे तो यहाँ उनकी गांधी जी से मुलाकात हो गई और गांधी जी ने उनको राष्ट्रीय आंदोलन में आने का न्योता दिया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। और उसके बाद वो बिहार उड़ीसा जब एक राज्य हुआ करता था उस समय वहाँ के वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया स्वतंत्रता संग्राम में। और उसके बाद हमारे पिताजी भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी शेखपुरा बिहार में, वहाँ से वो विधायक हुए। तो विरासत में जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीति से मेरा लगाव जुड़ा और अपने छात्र जीवन में ही मैंने राजनीतिक जो भी गतिविधि थी उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। लंबे समय तक आपने कांग्रेस में अपना राजनीतिक जीवन गुजारा है। किन किन महत्वपूर्ण पदों पर आप कांग्रेस में रहे हैं? पटने में एक थाना है पीरबहोर थाना, उसका अध्यक्ष मैं 1972 में बना था, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया मैंने और फिर 1976 में मैं बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। फिर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष 81 में बना और फिर इसी तरह से लगातार कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलती रही और बाद में फिर हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर राजीव गांधी जी उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिहार भेजा था। फिर वहाँ से लौटने के बाद जब मैं फिर दिल्ली आया तो मुझे सीताराम केसरी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होंने अपना सलाहकार बनाया, राजनीतिक सलाहकार। और फिर उसके बाद मुझे सोनिया गांधी जी के साथ भी लगभग 1 वर्ष AICC का जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर कांग्रेस क्यों छोड़ दी? कांग्रेस एक उस समय जो इस परिस्थिति थी, ये 99 की बात है, 1999 की बात है, जब सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्षा बनी तो उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय कुछ लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया जी को आगे लाना चाहिए। तो हम लोगों ने, मैंने और शरद पवार जी ने और संगमा जी ने, हम लोगों ने ये तर्क दिया कि ये समय नहीं है सोनिया जी को प्रधानमंत्री के रूप में लाने का, क्योंकि इसका लाभ जो हमारे विपक्षी दल है, ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, वो इसका फ़ायदा उठाएगी। लेकिन उस समय हम लोग की बात अनसुनी कर दी गई और हम लोगों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। तो हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था। तब हम लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया और फिर उसी के बैनर में हम लोग काम कर रहे हैं। चूँकि हम लोग मूल रूप से कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने ये मुनासिब नहीं समझा कि किसी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हों। तो अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाकर और कांग्रेस विचारधारा को लेकर हम लोग आज भी चल रहे हैं।
इंदिरा गांधी जी के ज़माने में आप भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और फिर राजीव जी के ज़माने में आप बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। कैसी शख्सियत थी इंदिरा जी की और राजीव जी की? काफ़ी आप नज़दीक रहे हैं इनके। बिल्कुल, इंदिरा जी से साथ काम करने का बहुत मौका मिला मुझे और राजीव जी के साथ भी मिला और मैंने दोनों को नज़दीक से देखा है। और यूँ कहा जाए कि इंदिरा जी तो जिन्होंने, अगर कहा जाए कि इस दुनिया के इतिहास में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण शायद अगर इंदिरा जी नहीं होती तो शायद नहीं होता। तो ये दुनिया ने उनकी ताकत और उनकी रणनीति सभी कुछ देखा है। तो वो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाए, प्रशासक कहा जाए और बहुत हिम्मत वाली महिला थी। आप को याद होगा कि जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तो उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा था और ये अमेरिका ने एक तरह से धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश के निर्माण में या पाकिस्तान के साथ अगर जंग नहीं रोकी गई उस वक्त तत्काल, तो उसका फल बुरा होगा। और लेकिन इंदिरा जी ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया और फिर दुनिया ने देखा, बांग्लादेश बना और उसको फिर सारी दुनिया ने स्वीकार किया। उसी तरह से राजीव जी का भी था। मैं ये मानता हूँ कि वो भी हालांकि उनका राजनीति में शुरू में रुचि नहीं थी, लेकिन जब इंदिरा जी को उनकी आवश्यकता थी तो उन्होंने अपना जो उनका पायलट की जो उनकी नौकरी थी उसको छोड़कर वो आए और फिर पूरी दिलचस्पी उन्होंने दिखाई राजनीति में। बहुत कुछ सीखने का उन्होंने प्रयास किया। अपने जो भी उनको मौका मिला, चाहे वो कांग्रेस के महामंत्री के रूप में हो या फिर बाद में प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो उन्होंने कोशिश की और कांग्रेस की परंपरा को बनाए रखने का प्रयास किया। और उन्होंने भी ये देश के आधुनिकीकरण में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। कंप्यूटराइजेशन जो आज हम देख रहे हैं इस देश में हर क्षेत्र में, वो शायद उन्हीं की देन है। अगर वो ज़िंदा होते तो मैं समझता हूँ कि इस देश की विकास की गति कहीं आगे होती, कहीं तेज़ होती। जी, और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी भारत सरकार के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री तारिक अनवर जी से यह बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 AM, only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं तारिक अनवर जी से। तारिक साहब, आप इस समय भारत सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं बतौर राज्य मंत्री। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है आपके पास। क्या कुछ करना चाहते हैं बतौर राज्य मंत्री आप इस मंत्रालय में? देखिए, अभी तो मुझे लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है और अभी मैं बहुत कुछ अध्ययन कर रहा हूँ इस मंत्रालय का। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे जो मंत्री हैं शरद पवार जी, वो एक लंबे समय से कृषि मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं और उनका एक लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में और इसलिए बहुत कुछ सीखने का मौका हमको उम्मीद है कि मिलेगा हमको। और आने वाले दिनों में हम उनके एक सहयोगी के रूप में उनको पूरा सहयोग करेंगे और जो उनका लक्ष्य है, जो केंद्रीय सरकार का लक्ष्य है कृषि के क्षेत्र में, कि आने वाले दिनों में जो हमारा योगदान है वो बढ़े, हमारे जो आर्थिक जो उन्नति हो रही है देश की आर्थिक विकास में, उसमें कृषि क्षेत्र का भी योगदान हो, इस बात की कोशिश हो रही है। तो उसमें हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। हम एक जिम्मेदार
राज्य मंत्री के रूप में यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी इस क्षेत्र में हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, अवश्य करेंगे। किसानों की समस्याओं को आप किस हद तक दूर करेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि आज भी हमारे देश में लगभग 60 से 70% लोग वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कृषि से जुड़े हुए हैं, और जब तक उनकी स्थिति या परिस्थिति नहीं बदलेगी तब तक मैं समझता हूँ कि जो देश की हम एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं वो शायद पूरा नहीं होगा। इसलिए उन पर पूरी तरह से हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, और ध्यान दिया गया है। पिछले दिनों जो किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो न्यूनतम मूल्य होता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो पहले 2004 में जो कीमत मिलती थी किसानों को उसको कहीं लगभग दुगना कर दिया गया। आज चाहे वो गेहूँ हो या राइस हो, दोनों की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। अभी उस पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। फिर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ स्टोरेज की बहुत कमी है। आज जो हमारा किसान जो पैदा कर रहा है मेहनत और मशक्क़त करके, उसका अनाज बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसके पास वो स्टोरेज के साधन नहीं हैं। तो सरकार उस ओर भी ध्यान दे रही है। सरकार का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं किसानों के लिए, उन सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हमको बाहर से अनाज निर्यात करना पड़ता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के। आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो आने वाले समय में अगर हम निर्यात हमारा बढ़ता है इस क्षेत्र में, तो उससे किसानों को भी सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। और आज जो किसान कभी कभी हम सुनते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये आत्महत्या का जो है कारण जो है उसके पीछे ये है कि वो आर्थिक बोझ से इतना दब जाते हैं कि उनको कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। तो उससे उस पीड़ा से उनको निकालने की आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोगों ने दूसरा एक योजना बनाई है कृषि विभाग ने कि किसानों को सिर्फ खेती पर ही मुनहसर न होना पड़े, उनको डाइवर्ट किया जाए दूसरे चीज़ों में भी। एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाए, जैसे मुर्गी पालन है, डेयरी है, फिर और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। गठबंधन राजनीति की बात करेंगे। आप केंद्र सरकार में सहयोगी दल की भूमिका में है, कांग्रेस के साथ गठबंधन दल के तौर पर हैं एनसीपी। लंबे समय से केंद्र सरकार में गठबंधन सरकारें काबिज हो रही हैं। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, क्या कारण है कि देश में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल रहा? देखिए, उसके कई कारण हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर रीजन में यूँ कह सकते हैं या हर प्रदेश में कह सकते हैं, जो लोकल लीडरशिप है वो उभर कर सामने आ रही है, और जो लोकल लोगों की अभिलाषा है, आकांक्षा है, वो पूरी नहीं हो रही थी। अब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं या हमारे क्षेत्र का विकास है या हमारे प्रांत की जो समस्या है उसका समाधान क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा बेहतर कर सकती है। ये भी उनकी समझ है, और इसीलिए ये स्थिति बनी है। और सिर्फ ये हमारे देश में नहीं बनी है, आप दुनिया में देखिए जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, एक दो देशों को छोड़कर बाकी सभी जगह गठबंधन की राजनीति चल रही है। सभी जगह इसी प्रकार की परिस्थिति बन गई है। तो उसका कारण है कि जो रीजनल लीडरशिप है, क्षेत्रीय जो नेतृत्व है, वो मजबूत हुआ है पहले के बनस्बत। पहले कहा जाता था कि गठबंधन सरकारों में अस्थायित्व तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह से सरकारें चली हैं, चाहे वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार या फिर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार, यह भ्रम टूटा है और गठबंधन सरकारें अस्थायी साबित हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी तारिक जी बना हुआ है कि क्या गठबंधन सरकारें खुलकर निर्णय कर पाती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ तो गठबंधन का सरकारों की कुछ बंदिशें होती हैं, इससे इनकार नहीं हम करते, लेकिन फिर भी जो गठबंधन चुनाव से पहले होता है
वो जाहिर है कि कोई मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हम चलते हैं। कोई ऐसा आगे आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, गठबंधन की सरकार, उसकी पूरी योजना बनाते हैं। अगर वो उस तरह से अगर हम चुनाव में जाते हैं और सरकार बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अस्थायी भी होता है और वो एक सिद्धांतिक रूप से सही ढंग से चलता है। लेकिन जब जिसको हम कहते हैं कि चुनाव के बाद वाला जो गठबंधन होता है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मैनिफेस्टो और योजना लेकर अफसर जाती हैं जनता के बीच में और चुन कर आती हैं और फिर गठबंधन बनता है, वहाँ प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे यूपीए है या एनडीए है, एक विचारधारा को लेकर वो गठबंधन उन्होंने किया है और इसीलिए उनकी कामयाबी का एक कारण यही है, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, आज वो कामयाब है। तो इसलिए कि प्री पोल अलायंस हमारा है। अगर प्री पोल अलायंस होगा तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो सफल भी रहेगा और नीतिगत भी रहेगा। तारिक साहब, यूपीए 1 में बेहतर समन्वय था गठबंधन सहयोगियों के साथ या फिर यूपीए 2 में? अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि आप लोग कांग्रेस की खिंचाई करते रहते हैं कि समन्वय नहीं है। ममता बनर्जी ने भी साथ छोड़ दिया। नहीं, देखिए, बीच में शरद पवार भी नाराज हो गए थे। हाँ, बात सही है। देखिए, हमने कहा कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता। और ख़ास तौर पर जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी एक अपनी जिसको कह सकते हैं कि आकांक्षा होती है। लेकिन समन्वय अगर ठीक ठाक हो तो मैं समझता हूं कि ये समस्याएं नहीं आएंगी। और पिछली बार जो भी पवार साहब ने जो ये मसला उठाया था वो इसीलिए उठाया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी यूपीए 1 में थी और बराबर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी, समन्वय समिति थी, बैठती थी और जो भी नीतिगत फैसले होते थे उसमें बैठकर पहले हुए थे, उसके बाद वो कैबिनेट में जाता था। लेकिन इधर यूपीए 2 में वो नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस बात की मांग की कि भाई अगर यूपीए 1 में था तो यूपीए 2 में भी होना चाहिए। जहाँ तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, वो उनका सोचने का ढंग वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अलग है। और देखिए, राजनीति में आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक होता है। अगर हम कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। आप अगर यही सोचिए कि हर बात आप ही की मानी जाएगी और जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, तो ऐसे संभव नहीं है। लोकतंत्र में जितने भी फैसले होते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो सिद्धांत का वो एक आधार होता है और दूसरा आधार होता है कि बहुमत किसका है। तो बहुमत के आधार पर फैसला होता है लोकतंत्र में। तो ममता जी को ये मान के चलना चाहिए कि जो भी फैसले हुए कैबिनेट में, वो कैबिनेट में तमाम पार्टियों के सहयोग से हुआ और उनकी मर्ज़ी से हुआ। तो जब फैसले ले लिए गए तो ये सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम किसी पार्टी में, किसी सरकार में शामिल हैं, हम ये कहें कि नहीं हम इस बात को मानेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे, तो ऐसे तो सरकारें नहीं चल सकती जी। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी तारिक अनवर जी से बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री तारिक अनवर जी से। तारिक जी, महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन सरकार है, कांग्रेस के साथ आप लोग मिलजुल कर राज्य सरकार चला रहे हैं। अब तक का गठबंधन कैसा रहा है और अब जब विधानसभा के चुनाव कुछ समय बाद होंगे तो क्या आप लोग कांग्रेस के साथ एक बार फिर से गठबंधन बनाएंगे? बिल्कुल। अभी गुजरात में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रही है कि जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो एक मत हों, एक साथ हों, क्योंकि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तो हमारे मतों का बंटवारा होगा और उसका लाभ जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको फ़ायदा उसका पहुंच सकता है।
इसीलिए हम लोग 1999 से लगातार कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है और ये हम लोगों का लगभग 13 साल पूरे होने को हैं और आने वाले समय में भी हम लोगों का गठबंधन रहेगा। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि आपकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार जी के वारिस को लेकर घमासान मचा रहता है। सुप्रिया सुले वारिस होंगी या फिर शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार, हकीकत क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अजीत पवार जी भी काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। वो उनके 5वीं बार या 6ठी बार वो विधानसभा में चुन कर आए हैं। शरद पवार जी इस मामले में बहुत उनका मन साफ है और किसी तरह से वो कोई भी चीज़ लोगों पर या कार्यकर्ताओं पर लादना नहीं चाहते। आने वाले समय में भी चाहे वो सुप्रिया सुले जी हों, अजीत जी हों या कोई भी हो, अगर उसके अंदर क्षमता नहीं होगी, उसके अंदर सलाहियत नहीं होगी, या ये हर पार्टी पे ये लागू होता है। मनमुटाव नहीं होता तो फिर अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने इस्तीफा दिया, उसका उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको पूरी तरह से उसका स्पष्टीकरण दिया उन्होंने कहा कि हम पर यह आरोप लगा है कि हम सिंचाई मंत्री के रूप में हमने भ्रष्टाचार किया है। तो ये बात असेंबली के अंदर उठाई गई, असेंबली के बाहर उठाई गई, अपोजिशन की तरफ से उठाई गई, कुछ कांग्रेस के सर्किल से भी उठाई गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये होगा कि इसकी पूरी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच तब होगी जब हम पद पर नहीं होंगे। अगर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे और इसकी जांच होगी या वाइट पेपर आएगा तो लोग कहेंगे कि आपने अपने राजनीतिक दबाव में ये फैसले कराए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ा देते हैं अपने पद से, अपनी मर्जी से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कोई दबाव नहीं दिया गया उनको। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपको लगता है तारिक भाई कि कांग्रेस छोड़कर एनसीपी बनाकर आपने कोई गलती नहीं की? बिल्कुल नहीं। हमने जो कुछ किया वो हमारा कॉन्शियस कहा जाए या मतलब मेरा व्यक्तिगत वो फैसला था, मैंने सब कुछ जानते हुए। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि कुछ बार निर्णय गलत भी हो जाते हैं। आपने भी ममता बनर्जी को कहा कि हो सकता है उनको निर्णय पर पछताना पड़े। उसी तरह मेरा सवाल है, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में अब भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, राजीव जी के ज़माने में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। हो सकता था आज आप भारत सरकार में बड़े ओहदे पर होते, कैबिनेट मंत्री रैंक में होते या इससे भी ज़्यादा कहीं कुछ होते, लेकिन अभी आप एनसीपी में आके सिर्फ अब आप 28 अक्टूबर को पहली बार मंत्री बन पाए, वो भी राज्य मंत्री। देखिए, ऐसा है कि अगर ये बात लोग सोचते, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचते, तब तो मैं समझता हूँ कि आप स्वतंत्रता संग्राम को ही ले लीजिए, तो कोई आदमी स्वतंत्रता संग्राम में जाता ही नहीं। फिर अंग्रेज़ों की चापलूसी करता है कि हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए, हमने एक सैद्धांतिक रूप से एक बात कही थी और मैं समझता हूँ कि हमारा फैसला सही था, क्योंकि पहले ही चुनाव में देश के लोगों ने हम लोगों को इतने मत दिए या इतना समर्थन दिया कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ठीक है कि हम कांग्रेस के मुकाबले नहीं बन पाए हैं, ये बात सही है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसका एक इतिहास है, लेकिन 12 साल में जो हमने अपना एक स्थान बनाया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वो हमारा बिल्कुल, आप सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप अपने राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हैं तारिक भाई? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग भाग्यशाली होंगे हमारे जैसे, जिनको बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का मौका मिला और मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आज भी जो मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, आज पार्टी का भी मैं महामंत्री हूँ और उस हैसियत से भी, और अभी जो मंत्री पद मुझे मिला है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम लोगों की सेवा करें, चूँकि राजनीति के ज़रिए ये अगर कुछ समाज में तब्दीली लानी है, बदलाव लाना है, तो ये एक ये रास्ता हो सकता है और इसीलिए हमने राजनीति को अपनाया। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? हम इंदिरा जी को मानते हैं, क्योंकि इंदिरा जी को मैंने नज़दीक से देखा है। वैसे तो गांधी जी के बारे में किताबों में हमने पढ़ा है, हमें उनके समक्ष आने का मौका नहीं मिला, लेकिन गांधी जी हमारे आदर्श वो भी हैं, क्योंकि जो उनका योगदान रहा है, जो हमने किताबों में पढ़ा है और जो उनकी कुर्बानियाँ रही हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने अहिंसा और सत्य का सहारा लेकर पूरे एक साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से बाहर करने का काम किया, वो भी हमारे आदर्श
पुरुष रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक आधुनिक भारत बनाने में उनका बहुत योगदान रहा। और जैसा मैंने कहा कि इंदिरा जी और राजीव जी, ये दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके नज़दीक से हमें काम करने का मौका मिला। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। राजनीति के अलावा अपनी कुछ पसंद के बारे में हमें बताएं। स्पोर्ट्स से बहुत दिलचस्पी है मुझे, ख़ास तौर पर क्रिकेट से। अभी भी हम लोग की जो पार्लियामेंट की क्रिकेट टीम है उसका मैं सदस्य हूँ और खेलता हूँ उसके पार्लियामेंट की तरफ से। और फिर फिल्म में भी दिलचस्पी है, किताबें भी मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी सभी चीज़ों में है। जब मौका मिलता है तो उन चीज़ों का लुत्फ़ उठाता हूँ। फिर अपने परिवार के साथ उनके साथ रहने में, उनके साथ बातचीत करने में, बच्चों के साथ बातचीत करने में मुझे अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? देश के नौजवानों को हमारा ये संदेश है कि जो इसके पहली पीढ़ी थी हम लोगों के समय, या हम लोगों से पहले ही कहा जाए, वो पीढ़ी के एक आदर्श उनका था कि कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए। आज धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आज कोई भी नौजवान अगर वो राजनीति में भी आता है तो उसका लक्ष्य ये नहीं है कि हम सेवा करें, सेवा भाव से नहीं आ रहा है। वो आ रहा है कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, सत्ता के नज़दीक जाना है और फिर रातों रात हमको एक बड़ा आदमी बन जाना है। तो ये जो सोच है इसको बदलने की ज़रूरत है। प्रोफेशन में भी, मतलब अब लोग बिज़नेस में भी आना चाहते हैं, तो बिज़नेस में भी लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे हम रातों रात करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। तो ये धारणा हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। और आज के नौजवानों से मेरा कहना यही होगा कि अपने लिए भी आप सोचें और समाज के लिए भी सोचें, देश के लिए भी सोचें, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अगर हम सब लोग निभाएंगे तभी समाज भी बनेगा, देश भी बनेगा और ख़ुद हमारा भी भविष्य बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे तारिक अनवर जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। तारिक भाई ने साफ कहा कि वे राजनीति पद के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।